फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं स्मिता माथुर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। रूबी, मुझसे शादी करोगी? रूबी उसको थरथराते होठों से सुनती रही। कमल, तुमको एक से एक सुंदर और अमीर लड़कियां मिल जाएंगी। मैं तो बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग हूँ। बहुत बड़ा सा बंगला, बाहर ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए, गेट पर हमेशा एक संतरी तैनात, ढेरों नौकर चाकर, ड्राइवर और अर्दली। इतने लोगों के बीच में भी वह थी बिल्कुल अकेली, एकदम तन्हा। इतने बड़े बंगले की दीवारें उसे काटने को दौड़ती। तो मेरी आज की कहानी का नाम है तन्हा, और आशा है आप इस कहानी की जो नायिका है उससे आत्मसात कर पाएंगे और उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को महसूस कर पाएंगे। तन्हा। वह लंबी पतली हल्के सांवले रंग की थी, काले घुंघराले बाल खुले हुए, लाल बिंदी व मैरून लिपस्टिक में बहुत प्यारी लग रही थी। मैरून रेड गार्डन की साड़ी, कानों में हीरे के कर्णफूल, गले में कुछ नहीं, एक हाथ में घड़ी और एक में मोबाइल। वह 15 अगस्त के प्रोग्राम में सबसे आगे बैठी थी, वीआईपी रो में। उसके बेहद युवा, हैंडसम और बुद्धिमान पति अपनी काबिलियत के बल पर कंपनी के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। वह स्टेज पर बैठे पति को ध्यान से देख रही थी और अलग अलग लोगों के भाषण भी सुन रही थी, लेकिन इस भाषणबाजी में उसका मन नहीं लग रहा था। इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में छोटी आयु की वह बिटिया बोर हो जाती थी, इसीलिए आज वो उसको अपने साथ नहीं लाई थी। वह कार्यक्रम के आधिकारिक रूप से समापन का इंतज़ार कर रही थी। बोर भी होती जा रही थी, सोच रही कार्यक्रम कब ख़त्म हो तो छुट्टी मिले, जिससे जल्द से जल्द घर पहुंचकर बिटिया के साथ समय बिता सके। सप्ताह के बाकी दिन तो उसके कॉलेज में और बिटिया के स्कूल में निकलते थे। सफ़ेद लाल बत्ती वाली गाड़ी में ड्राइवर ने उसे घर छोड़ा। वह दौड़ के बिटिया के पास गई और उसे गले से लगा लिया। कैसा है मेरा बेटा? मम्मा, आप आज हमें बहुत देर के लिए अकेला छोड़ के चली गई। क्या करें बेटा, पापा के साथ जाना भी तो ज़रूरी था ना, आप वहाँ बोर होती। उसने खानसामा को एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, कुक को, और बिटिया को बगल में लेकर लेट गई। बड़ा सा बंगला, बाहर ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। गेट पर हमेशा एक संतरी तैनात रहता, ढेरों नौकर चाकर, ड्राइवर और अर्दली। इतने लोगों के बीच में भी वह बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तन्हा। इतने बड़े बंगले की दीवारें काटने को दौड़ती। आसपास के बड़े बड़े बंगलों में उम्र दराज चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी रहते थे, इतने बड़े कि उनके बच्चों की शादियां हो चुकी थीं और बेटा बहुएं और पोता पोती थे। सारी अधेड़ उम्र की महिलाएं उसकी जी हजूरी से करती रहती। आखिर क्यों ना करें, वह कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी की पत्नी जो थी। जब कभी वह यंग इंजीनियर्स की कॉलोनी से होकर निकलती तो छोटे छोटे खेलते हुए बच्चे और हम उम्र लेडीज़ उसे अपनी ओर बहुत आकर्षित करती। काश वह भी ऐसे ही अलमस्त कॉलोनी में घूम सकती और बेंच पर बैठकर
ढेर सारी बातें कर सकती, लेकिन उसमें उनके पति की पोजीशन आड़े आ जाती। इतने हाई ऑफिसर की वाइफ कैसे आम लोगों के साथ मिक्सअप हो। एक आध बार वह अपनी ओर से उनके पास गई तो हंसती हुई युवतियाँ अचानक चुप हो गईं। अरे बड़े बॉस की पत्नी, पता नहीं किस बात पर बुरा मान जाए, इनसे तो दूर ही रहो। वह एक दो बातें करके फिर अपने सोने के पिंजरे में आ जाती। छोटी सी बिटिया से खेलने के लिए भी कोई नहीं था। वह दूर से खेलते बच्चों को देखती और मम्मा से बोलती, मम्मा मुझे उनके साथ छुपन छुपाई खेलनी है। नहीं बेटा, पापा गुस्सा होंगे। वह घर में या तो वीडियो गेम खेलती या आंगन में आया के बच्चों के साथ। रोज़ शाम को वह सुंदर से तैयार होकर आया के साथ कार में वहाँ के कलेक्टर के घर जाती और वहाँ अपनी हम उम्र सहेली से खेलती। ऐसा नहीं कि बस तन्हाई ही थी, सब जगह सम्मान भी बहुत मिलता। उसके गोरे उज्जवल पति के चारों ओर लोग भंवरे सा घूमते। जहाँ निकल जाता वहीं सब सलाम ठोकते। कभी पति की बाहों में बाहें डाले ही वह शाम को अंधेरे में कॉलोनी की सड़कों पर घूमती। तब उसे लगता जैसे कॉलेज के पुराने दिन वापस आ गए हों। वह दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जहाँ कमल इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, वह बीएससी कर रही थी। लंबी पतली और बेहद शांत रूबी कमल को शुरू से ही बहुत पसंद थी। कभी कभी वह उससे मैथ्स और फिजिक्स के सवाल भी पूछने जाती। वह दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और फैमिली फ्रेंड्स थे। पढ़ने में बेहद होशियार कमल इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली चला गया कोचिंग के लिए। नागपुर में रूबी तन्हा रह गई, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और केमिस्ट्री में एमएससी किया। हर समय वह किताबों में डूबी रहती। उसके कमरे की दीवारों पर केमिस्ट्री के रिएक्शन लिखे जाते। जब कभी कमल नागपुर आता, वह रूबी से मिलने ज़रूर आता। तब उनके बाहर के दिन वापस आ जाते। कभी वह पिक्चर देखने जाते और कभी चाट खाने। माँ बाप की ओर से भी पूरी सहमति थी। दोनों पढ़े लिखे हैं, बचपन के दोस्त हैं, क्या हर्ज है। जब कमल का आईएएस में सिलेक्शन हुआ, सब खुशी से फूले नहीं समाये। लड़के ने नाम रोशन कर दिया। पूरे नागपुर में धूम मच गई। मीडिया वाले भी इंटरव्यू लेने आए। बेहद बैलेंस्ड कमल सबको हंस हंस के जवाब देता था। फिर उसने अंकल आंटी को मसूरी के लिए इनवाइट किया। इस बार दशहरे की छुट्टियों में आप लोग मसूरी आइए ना। मसूरी के आईएएस एकेडमी के फूलों से भरे गार्डन के एक कोने में बैठकर कमल ने उससे धीरे से पूछा था, रूबी मुझसे शादी करोगी? रूबी उसको थरथराते होठों से सुनती रही। कमल, तुमको एक से एक सुंदर और अमीर लड़कियां मिल जाएंगी। मैं तो बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग हूँ। रूबी, मुझे बचपन की दोस्त चाहिए। मुझे मानसिक स्तर पर समान साथी चाहिए, सेम मेंटल लेवल की। हर किसी को तो एमएससी में गोल्ड मेडल नहीं मिलता। बाकी रंग वो तो आनी जानी माया है। रूबी कुछ नहीं बोली थी। उसने धीरे से कमल के सीने पर अपना सिर टिका दिया। उसने तो किशोरावस्था से ही कमल के लिए एक आकर्षण का अनुभव किया था। मन ही मन वो उसको चाहती भी थी। एक भव्य समारोह में बड़े 5 सितारा होटल में उनका विवाह हुआ। उसमें बहुत से बड़े बड़े लोग आए थे।
शादी के बाद के दिन सुहाने और रातें रूमानी होती चली गई थी। एक दूसरे के प्यार में डूबे कब छुट्टियां ख़त्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब रूबी अपने पति के लखनऊ के घर में आई तो वह उसे बहुत अच्छा लगा। 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट, 5 मंजिले ब्लॉक में बहुत से कई दूसरे डिपार्टमेंट के क्लास 1 ऑफिसर और डॉक्टर्स भी रहते थे। उस समय कमल हेड ऑफिस में था, अतः अपने स्कूटर से जाता और कोई अफसरी ठाट बाट नहीं। रूबी शाम को अपने प्रीतम की कमर में बाहें डालकर कभी हजरतगंज तो कभी बॉटनिकल गार्डन घूमने जाती। कभी वह जिद करके बड़ा वाला गुब्बारा लेती और कभी वह दोनों सॉफ्टी खाते। बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते दिन बीत रहे थे। कॉलोनी में भी हर उम्र के लोग और लड़के लड़कियां थे। सब नीचे खड़े होकर बातें करते या सामने के पार्क में टहलते। एक लेडी आईपीएस ऑफिसर थी जो ओवरकोट की जेबों में हाथ डालकर पुरुषों के बीच में खड़ी होकर बड़े आत्मविश्वास से बातें करती। उससे बहुत ही कम लेडी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होती थी। आईपीएस तो बहुत ही कम होती थी। रूबी ने सिर्फ एक मैरी रखी थी, बाकी सब काम वह अपने हाथ से करती। मैरी यानी मेड सर्वेंट। पति को नई नई डिशेस बनाकर खिलाना उसे बहुत अच्छा लगता। कमल अपनी पत्नी की फिक्र और बुद्धि प्रदीप चेहरे पर फिदा था। समय निकलता गया, उनकी छोटी सी बिटिया भी हो गई। रूबी को लगता उसके आंचल में ढेर सारे फूल खिलखिला रहे हों। घर आंगन प्यार की खुशबू से महकता रहता। जब उसका सुदर्शन पति ऑफिस से आता तो वह उनके गले में बाहें डालकर झूल जाती और कमल उस नन्ही सी फ्रिल वाली फ्रॉक पहने गुड़िया को गोदी में ले लेता। लेकिन जैसे जैसे कमल सीनियर होता गया उसकी पोस्टिंग छोटे बड़े शहरों में होती रही। बड़ी सी कोठी, ढेरों नौकर चाकर और अदब से झुकते लोग। अंग्रेज चले गए लेकिन आईएएस का वैसा ही रुतबा तो अभी भी काफ़ी हद तक बरकरार है। कभी कोई टोकरे भर के आम भिजवाता और कभी ढेरों मिठाइयाँ और पटाखे। घर में कैसे पर्दे पड़ेंगे, कालीन कैसा होगा, इसकी खोज खबर लेने लोग आ जाते। बेहद स्ट्रिक्ट कमल किसी को इन चीज़ों के लिए इंटरटेन नहीं करते। रूबी ही कभी अपनी गाड़ी से बाज़ार जाती और अपनी पसंद के पर्दे, बेड कवर और सोफ़ा कवर वगैरह ले आती। ड्रिफ्टवुड और ताज़े फूलों से वह घर को सजाती। सीधा साधा सिंपल घर ही उसके पति को पसंद था। बढ़ते ओहदों के साथ पति की ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही थी। अब वह बहुत ज़्यादा टूर पर रहने लगे। आए दिन लखनऊ और दिल्ली का चक्कर लगता तो रूबी ने पीएचडी ज्वाइन कर ली अकेलेपन से घबरा के, और साथ ही कॉलेज में पढ़ाने भी लगी। छोटी बच्ची के लिए उसने एक मेड सर्वेंट रख ली थी जो उसको संभालती थी। जिंदगी कट रही है, सभी की कट जाती है। ऊपर से देखने में वह बहुत हाई ऑफिसर की वाइफ है। समाज में बहुत मान सम्मान है, बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर हैं और बेहद प्यार करने वाला पति। लेकिन जब वह अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर घर के विशालकाय गार्डन में घूमती है, डूबते सूरज और ऊंचे ऊंचे नीम, यूकेलिप्टस और पीपल के पेड़ों को देखती है तो उसे अपना कद अचानक बौना लगने लगता है। उसे याद आते हैं कॉलेज के वह दिन जब अपने प्रिय के साथ उन्मुक्त कॉलोनी की सड़कों पर घूमती थी। ढेर सारे लोग थे बातें करने के लिए और ढेर सारे बच्चे खेलने के लिए।
आज वह अकेले इस समय बहुत बड़े बंगले में तन्हा बैठी रहती है। ये घर है, यह सोने का पिंजरा, बहुत बड़ा सा बंगला जिसमें बाहर ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। बाहर हमेशा एक संतरी तैनात रहता, ढेरों नौकर चाकर, ड्राइवर और अर्दली। इतने लोगों के बीच भी वह बिल्कुल अकेली थी, एकदम तन्हा। कभी कभी इतने बड़े बंगले की दीवारों में तन्हाई का दंश उसे असहनीय सा लगने लगता। तो देखिए, ये एक ऐसी युवती की कहानी है जो बहुत हाई ऑफिसर की वाइफ होती है। बाहर से देखने में सबको लगता है कितनी पावर्स हैं, कितनी शान शौकत है, कितने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन वो और उसकी बच्ची इतने बड़े बंगले में एकदम अकेली रहती है, क्योंकि जो यंग ऑफिसर्स की वाइफ हैं वो उससे बात करने में डरती हैं, और जो सीनियर ऑफिसर्स की वाइफ हैं वो उससे बहुत बड़ी हैं, तो वो उनके साथ में उसका मन नहीं मिलता, उनके साथ वो मैच नहीं मिला पाती है। तो मुझे लगता है आपको भी हो सकता है इस कहानी को सुन के किसी ना किसी आपने जीवन में किसी ऐसे जने को ज़रूर देखा होगा जो इस प्रकार से तन्हा अपना जीवन बिता रहा है, या आपको भी हो सकता है कोई ऐसा जना याद आ गया हो। और तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे जो है वो बताइए, अपने कमेंट्स में लिख के भेजिए, तो उससे जो है मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा, और ये भी पता लगता है कि ऐसे और भी लोग हैं जो इस पीड़ा से गुज़र रहे हैं। तो बस इस कहानी से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो बाहर से बहुत चमक दमक लगती है वो अंदर से आप जाके तो खोखली लगती है। बहुत सी लेडीज़ का, लड़कियों का सपना होता है कि हमारे हस्बैंड बहुत हाई पोस्ट पे हों और हमको बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाएं मिली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में, इतनी सारी पावर और अफसरे के बीच में उनका मन भी खुश रहे। तो इसलिए हम जहाँ जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में हमको खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगले शनिवार को हम फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेके आएंगे, और तब तक आप अपने सुझाव और अपने कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। आपको इस कहानी को पढ़ के क्या अनुभूति हुई वो शेयर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। ओके, बाय, सी यू, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।